हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम्स जुडिशियल क्लासेस आगरा में आप सभी स्टूडेंट्स का और सभी एडवोकेट्स का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हमने इम्पोर्टेंट चैप्टर्स पढ़े थे और इसके साथ साथ हमने सेक्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को समझ लिया था। इसके बाद हम आगे के सेक्शंस को याद करने का और समझने का प्रयास करते हैं। वैसे हम सेक्शन 6 से लेकर के 26 तक, सेक्शन 6 से लेकर 26 तक यदि हम समझने का प्रयास करें तो कुछ ही ये प्री के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस के हिसाब से नहीं आते हैं, तो हमें इनको बहुत ज़्यादा तो ध्यान नहीं देना है। पर तो भी कभी कभार ये सेक्शंस पूछ लिए जाते हैं, तो आप जैसे हम साथ साथ करते जा रहे हैं तो आप जाने के बाद अपने ऑब्जेक्टिव्स लगाएं, जैसे कि आपके प्री के कोई क्वेश्चन गलत ना हो। क्योंकि जैसे कि आप लोग भी जानते हैं कि हमारा इस समय जो टारगेट है PCSJ का है और जो भी APU की वैकेंसी होने आने वाली है, जो एग्जाम कंडक्ट होने वाला है उसका है, तो उस ओर फोकस लगाते हुए बड़े पूरी ताकत से हम प्रयास कर रहे हैं। और कोई भी स्टूडेंट जुड़ना चाहे तो सभी लोग आ सकते हैं और हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। तो अब हम आज की शुरुआत करें सेक्शन 6 की। तो सेक्शन 6 में कोई विशेष बात नहीं है। वैसे सेक्शन 6 में बस इतना लिखा हुआ डेफिनेशन सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस, मतलब जो भी डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे वो अपवादों के अधीन है, एक्सेप्शंस के अधीन है। सेक्शन 7 आपको बता रहा है एक्सप्लेनेशंस, यानी कि सेक्शन 6 में डेफिनेशंस हैं और सेक्शन 7 में आपके इसके एक्सप्लेनेशंस हैं। सेक्शन 8 में जेंडर है, 9 में नंबर है। तो कुछ हम ट्रिक से भी याद करने का प्रयास करेंगे। जैसे सेक्शन 9 मींस नंबर, 9 मींस नंबर। तो सेक्शन 6 में पहले डेफिनेशन आती है, आप जानते हैं, और एक्सेप्शंस के अधीन है। 7 में एक्सप्लेनेशन हो गया, 8 में जेंडर हो गया और 9 में नंबर। जैसे ट्रिक भी है, 9 नंबर याद भी हो रहा होगा आपको। तो 6, 7, 8, 9 तो एक ब्रैकेट में याद करने का प्रयास करिएगा। आगे के सेक्शन देखें 10, 11, 12। तो सेक्शन 10 में पहले मैन एंड वुमेन बताया गया है, मैन एंड वुमेन। उसके बाद सेक्शन 11 में पर्सन बताया गया है और सेक्शन 12 में पब्लिक बताई गई है। तो पहले मैन एंड वुमेन ही आएगा, उसके बाद पर्सन आएगा, फिर जाके पब्लिक आएगी। और पर्सन का मतलब जो सेक्शन 11 में बताया गया है उसकी हम शॉर्ट ट्रिक कैप से याद कर सकते हैं, CAB कैप। C का मतलब कंपनी, एसोसिएशन, A का मतलब और B का मतलब बॉडी ऑफ पर्संस। या तो आप CAB कैप से याद रख सकते हैं या फिर ABC ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो सेक्शन 11 में मैंने आपको पर्सन बताया, CAB कैप हो गई, इसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई, और 12 में पब्लिक हो गया। यहाँ पर जब हम IPC में पढ़ते हैं तो सिंगुलर में प्लूरल भी आते हैं, प्लूरल में सिंगुलर भी आते हैं। तो यहाँ पर जेंडर से, नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेक्शन 8 में जो जेंडर पढ़ा, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे मेल फीमेल है, किसी भी एज के हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सेक्शन 8, 9, 10 में इन चीजों को बताएगा, तो ज्यादा विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस आपको रीड करना है और तुरंत आगे बढ़ जाना है। तो सेक्शन 8, 9, 10 हो गया। उसके बाद 10, 11, 12 तक 10 में मैन है, फिर आपका 11 में पर्सन है, 12 में पब्लिक है। इसके बाद सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट है। सेक्शन 14 में सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट है। 14 में सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट है, फिर 17 में गवर्नमेंट है। उसके बाद जब हम देखें तो 6 से लेकर हमने 17 तक समझने का प्रयास किया। 17 से एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, 17 यानी कि सरकार, 17 यानी कि सरकार, 9 मींस नंबर, 17 यानी कि सरकार। ऐसे ही 18 यानी कि इंडिया। तो कुछ हिंदी की ट्रिक हो सकती है, कुछ इंग्लिश की ट्रिक हो सकती है। कुछ सीरीज से याद करने का प्रयास करिए, वो सीरीज आप भूल ना जाए बीच में। तो इसलिए बीच में आप ध्यान रखिएगा, 9 में नंबर ही है, 17 में सरकार ही है, 17 सरकार, और 18 मींस इंडिया। तो ये 18 की यहाँ पर जो रिदम बन रही है इंडिया से बन रही है, इंग्लिश में हमें याद करना पड़ेगा 18 इंडिया। अब यहाँ से 18 से लेकर 24 तक, 18 से लेकर 24 तक हम ट्रिक से याद करने का प्रयास करेंगे। देखिए समझते हैं। जैसे 18 में कौन है, इंडिया है, 19 में जज है, 20 में कोर्ट है। तो कैसे याद करेंगे, क्योंकि सब लोग आप जज की तैयारी कर रहे हैं और जो जज बनेंगे भारत के जज बनेंगे, तो आप कैसे बोलेंगे, भारत का जज न्यायालय में, भारत का जज न्यायालय में लोक सेवक होता है ना। भारत का जज न्यायालय में लोक सेवक होता है। और कुछ लोक सेवक क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, देखिए, वह चल संपत्ति
और रॉन्गफुल गेन यानी कि सदोष अभिलाभ क्या करते हैं, वह चल संपत्ति और सदोष अभिलाभ प्राप्त करते हैं, नहीं करते, करते हैं। तो फिर दोबारा से देखते हैं, भारत का न्यायाधीश न्यायालय में लोक सेवक होता है, सब लोग जानते हैं भारत का न्यायाधीश न्यायालय में लोक सेवक होता है। तो यहां से यहां तक की ट्रिक हो गई, इसको आप एक लाइन में लिख लीजिए जिससे आप याद रख सकें। भारत का न्यायाधीश न्यायालय में लोक सेवक होता है और वह चल संपत्ति और सदोष अभिलाभ बेईमानी से, डिसऑनेस्टली, बेईमानी से, कपट पूर्वक, बड़े विश्वास से प्राप्त करता है। वह चल संपत्ति, सदोष अभिलाभ बेईमानी से और कपट पूर्वक बड़े विश्वास से प्राप्त करता है, बड़े विश्वास से लेता है। तो ट्रिक क्या बन गई, आपको सेक्शन 18 से ध्यान रखना है। 18 यानी कि इंडिया 17 में सरकार, ये सब लोगों को याद था, फिर 18 से इंडिया है, तो ट्रिक क्या बनी, 18 से बनेगा। 18 में इंडिया यानी कि भारत का न्यायाधीश न्यायालय में लोक सेवक है और वह चल संपत्ति, सदोष अभिलाभ बेईमानी से, कपट पूर्वक, बड़े विश्वास से प्राप्त करता है। तो ये हमारी यहां से यहां तक ट्रिक हो गई 18 से लेकर 26 तक। देखिए हम आगे, जैसे कि कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं प्री में कि 19 में जज के अंतर्गत क्या आता है, 19 में जज के अंतर्गत कौन आता है। तो यहां पर सेक्शन 19 के अंतर्गत जज का मतलब है जो जज के रूप में डिजिग्नेटेड किया गया है, जो जज के रूप में, पद के रूप में कार्यभार संभाल रहा है, या फिर जो अपॉइंट किया गया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है उसे एम्पावर्ड किया गया हो, शक्ति दी गई हो। तो दूसरा है हु इज एम्पावर्ड, जैसे एम्पावर्ड किया गया है या फिर जो ऑफिशियली डिजिग्नेटेड किया गया है एज अ जज। एम्पावर्ड किया गया किसके लिए, विधि द्वारा, किसके लिए, कि वो जजमेंट दे सके। तो इस प्रकार से दो चीजें हो गई, दोनों पॉइंट पे ध्यान रखिएगा, हु इज एम्पावर्ड और हु इज ऑफिशियली डिजिग्नेटेड। अब इसके बाद कोई भी कलेक्टर या मजिस्ट्रेट या मेंबर ऑफ पंचायत भी किसी विधि के अधीन यदि उन्हें शक्ति दे रखी है या फिर वे इसी रूप में अपॉइंट किए गए हैं तो वो जज होंगे। परंतु यदि किसी मजिस्ट्रेट का काम या शक्ति केवल दूसरे न्यायालय को कमिट करना है और वो उसका ट्राई करता है तो वो नहीं है, क्योंकि उसका काम ही केवल कमिट करना है, दूसरे को सेंड करना है, तो वो इस कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ये हमने समझ लिया 19 में जज। ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी बता दूं। ये वाला आपका ये इंपॉर्टेंट है, 19, 20 भी इंपॉर्टेंट है, 21 भी इंपॉर्टेंट है, यहां से लेकर खास तौर से 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में अक्सर आते हैं। ये कम इंपॉर्टेंट है पर छोड़ने ये भी नहीं है हमको, तो इनको याद रखना है, चाहे ट्रिक से याद रखें चाहे कैसे भी याद रखें, बहुत बार प्री में पूछते हैं। तो 19 में हमारा ये हो गया, जज हो गया। उसके बाद पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट के बारे में कुछ 2-3 केस हैं और कुछ जो इस रूप में होते हैं उनको पब्लिक सर्वेंट कहते हैं। जैसे जो केस कभी कभार पूछ लिए जाते हैं पब्लिक सर्वेंट को लेकर के, तो 3 केस हैं, एस.एस. धनोआ, एक है आर.एस. नायक वर्सेस ए.आर. अंतुले, फिर दोबारा एस.एस. धनोआ, आर.एस. नायक वर्सेस अंतुले, और एक और केस है एम. करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस मामले में आर.एस. नायक ने बताया कि एमएलए लोक सेवक नहीं होते हैं, परंतु सीएम और मिनिस्टर्स, करुणानिधि वाले केस में बताया, परंतु सीएम और मिनिस्टर्स लोक सेवक होते हैं, ये नहीं होते। तो केस को ध्यान रखिएगा और जब आप ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तो कुछ और भी आपको पॉइंट मिलेंगे, उनको ध्यान रखिए, आप आगे बढ़ जाइएगा। ओके, तो ये हमारा पब्लिक सर्वेंट तक हो गया, लोक सेवक तक हो गया। इसके अलावा भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो 21 में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर जो न्यायालय के ऑफिसर्स हैं, जो आर्मी के कमीशन्ड ऑफिसर हैं, है ना, इलेक्शन ऑफिसर्स हैं, जो कंडक्ट कराते हैं, वो सब भी लोक सेवक हैं। जैसे न्यायालय के ऑफिसर जो होते हैं, जजेस होते हैं, जो इसके रूप में काम करते हैं, वो सब ऑफिसर। थोड़ा सा एक बार आप रीड लगा लीजिएगा और इंपॉर्टेंट चीज को अंडरलाइन कर लीजिएगा। जैसे मैं थोड़ा सा आपको बताऊं लोक सेवक के संदर्भ में, आपका एक आयुक्त ऑफिसर हो जाएगा, एक आपका जज हो जाएंगे, और आपका लिक्विडेटर हो सकता है,
कमिश्नर हो सकता है, रिसीवर हो सकता है, ज्यूरीमैन हो सकता है, असेसर हो सकता है, मेंबर ऑफ पंचायत हो सकता है, आर्बिट्रेटर हो सकता है, या इस रूप में किसी विधि द्वारा उसे सशक्त किया गया है कि वह किसी चीज को रेस्ट्रेन करे या फिर किसी व्यक्ति को परिरोध करे, डिटेन करे। तो ये सब व्यक्ति या नगर पालिका का आयुक्त, ये सब लोक सेवक की कैटेगरी में है। तो आप बेयर एक्ट में एक बार रीड कर लीजिएगा, बस ध्यान रखना, कोई याद करने की ज्यादा जरूरत हमको नहीं है। ओके, अब मूवेबल प्रॉपर्टी, चल संपत्ति क्या होती है? मूवेबल प्रॉपर्टी के संदर्भ में हम बात करें, वैसे तो टीपीए में बताया गया है कि चल संपत्ति क्या है। यहां भी चल संपत्ति इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप संपत्ति को भी नुकसान करते हैं, जैसे थेफ्ट के अंतर्गत आप चल संपत्ति के विरुद्ध तो ऑफेंस करते हैं, पर चल संपत्ति है क्या, ये क्या है? तो चल संपत्ति को इसमें बताया गया है कि कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन, किसी भी हर प्रकृति की जो मूर्त संपत्ति है वह कौन होती है? चल संपत्ति होती है। यद्यपि यहाँ पर एग्जैक्ट और एब्सोल्यूट डेफिनेशन नहीं बताई गई, क्लियर कट नहीं बताई गई, तो भी चल संपत्ति के अंतर्गत कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी आती है, मूर्त संपत्ति आती है जिसको हम देख सकते हैं, वो संपत्ति आती है, परंतु इसके बावजूद भी ये 3 प्रकार की प्रॉपर्टीज में नहीं आती। यद्यपि ये कॉर्पोरियल है, इवन देन इट इज नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी। कौन कौन सी है? तो इसी में आगे लिखा हुआ है 22 में ही, जैसे लैंड, कोई भूमि है, या फिर थिंग अटैच्ड टू अर्थ, भूबद्ध चीजें हैं, या फिर परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग, या कोई परमानेंटली रूप से कोई चीज इन भूबद्ध चीजों से स्थायी रूप से जुड़ी हुई है, जैसे परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग व्हिच इज अटैच्ड टू अर्थ। मैं सिंपल भाषा में बताने का प्रयास करूं, जैसे आपका पेड़ अचल संपत्ति है, आपकी दीवार, ये जो दीवार जो आपके घर की दीवार है वो भी अचल संपत्ति है, या फिर दीवार से कोई खिड़की लगी हुई है, वो क्या है? उस चीज से जुड़ी हुई है, तो वो परमानेंटली जुड़ी हुई है, तो वो भी अचल संपत्ति है। जिसकी जड़ें जमीन में जाती हैं, अपने आप जाती हैं, तो वो होती हैं रूटेड इन द अर्थ, जैसे पेड़, और जिसे ह्यूमन के, किसी मानव के क्रिया द्वारा जाती हैं, जैसे बिल्डिंग की जो नींव होती है, फाउंडेशन होती है, वह भी अचल होती है। और इन दीवारों से, बिल्डिंग से कोई स्थायी रूप से कोई चीज हम जोड़ देते हैं, तो ये भी चल संपत्ति नहीं होती, ये भी अचल संपत्ति होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको मूवेबल प्रॉपर्टी बताया। उसके बाद रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस, ये भी कभी कभी आपको आ जाते हो, थोड़ा बहुत मेंस में भी हो सकता है, शॉर्ट नोट में आ जाए। तो रॉन्गफुल गेन एक शब्द से ही क्लियर हो रहा है, 2 शब्द है इसमें, एक तो रॉन्गफुल और दूसरा है गेन। यानी कि रॉन्गफुल गेन में तो गेन हुआ हो किसी व्यक्ति को, रॉन्गफुल गेन में गेन होना चाहिए, परंतु रॉन्गफुली तरीके से होना चाहिए, और अपराधीकृत व्यक्ति को होना चाहिए, है ना। जैसे आप सपोज करो मेरी प्रॉपर्टी से कुछ, आप मेरी प्रॉपर्टी ले गए और आराम से आनंद उठा रहे हो, मजे कर रहे हो, तो फिर यहां पर आपको गेन तो हुआ, है ना, पर गलत तरीके से हुआ। क्या आप उस गेन के हकदार थे? क्या उस लाभ को प्राप्त करने के हकदार थे? बिल्कुल हकदार नहीं थे। तो हम क्या बोलेंगे कि गेन होना चाहिए रॉन्गफुली अर्थात अनलॉफुली होना चाहिए, और वो व्यक्ति उसके लिए इंटाइटल्ड भी नहीं होना चाहिए, हकदार भी नहीं होना चाहिए। तो 3 पॉइंट हो गए या 3 एलिमेंट हो गए। नंबर 1 गेन होना चाहिए, नंबर 2 अनलॉफुली मींस से होना चाहिए, और नंबर 3 नॉट इंटाइटल्ड, वह व्यक्ति हकदार भी नहीं होना चाहिए। सेम इसी प्रकार से रॉन्गफुल लॉस भी ऐसी, रॉन्गफुल लॉस में भी 3 हम पॉइंट बना देंगे। रॉन्गफुल लॉस यानी कि लॉस होना चाहिए, अनलॉफुली या रॉन्गफुली होना चाहिए, और जिस व्यक्ति को हुआ है वह उसका हकदार होना चाहिए। मुझे कोई प्रॉपर्टी लॉस हो गई, वो मेरी प्रॉपर्टी है, तो मैं उस प्रॉपर्टी का हकदार हूं ना। तो इसी वजह से 3 पॉइंट है, लॉस होना चाहिए, अनलॉफुली होना चाहिए, और हकदार व्यक्ति को होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि रॉन्गफुल लॉस हो गया। ओके, तो 23 में है रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस दोनों। जब हम 24 की बात करते हैं, सेक्शन 24, तो 24 में डिसऑनेस्टली बताया गया है, बेईमानी बताया गया है। बेईमानी जब हम चोरी की परिभाषा पढ़ते हैं या कुछ ऑफेंसेस पढ़ते हैं, तो ये बेईमानी बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। एक्चुअली ये डिसऑनेस्टली ये आपके मेंसरिया को बताता है, ऐसे ही फ्रॉडुलेंटली भी मेंसरिया को बताता है कि यदि आप काम कर रहे हैं किस आशय से कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं किस आशय से पढ़ा रहा हूं, क्या मेरा बेईमानी का आशय है, क्या मैं कुछ आपसे रॉन्गफुली गेन करना चाह रहा हूं। तो यहां पर जो शब्द है ना डिसऑनेस्टली, जब हम चोरी की परिभाषा पढ़ते हैं तो वहां पर 5 एलिमेंट में से एक एलिमेंट डिसऑनेस्टली भी है।
whoever takes any movable property without the consent of other dishonestly out of the possession of that person। तो वहां पर यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की चल संपत्ति को बेईमानी से लेता है, तो वहां पर जब हम 378 में चोरी की परिभाषा पढ़ते हैं तो वहां पर डिसऑनेस्टली शब्द है। तो डिसऑनेस्टली का मतलब क्या होता है, ये सेक्शन 24 में बताया। तो सेक्शन 24 ये बोलता है डिसऑनेस्टली तब होता है जब किसी व्यक्ति को या तो रॉन्गफुल गेन हो जाए अथवा और रॉन्गफुल लॉस हो जाए, दोनों में से एक भी हो जाए, देन वी कैन से इट इज अ डिसऑनेस्टली। दोनों जरूरी नहीं है, वहां पर आप देखेंगे अथवा लगा है या लगा है, इंग्लिश में और लगा है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो रॉन्गफुल गेन हो गया, रॉन्गफुल लॉस हो गया, डिसऑनेस्टली हो गया। अब 25 में है कपट पूर्वक, फ्रॉडुलेंटली। फ्रॉडुलेंटली में इंटेंशन बहुत महत्वपूर्ण है कि जो आप काम कर रहे हैं आपका आशय क्या है, क्या कपट पूर्वक है, क्या व्यक्ति के साथ आप धोखा करना चाह रहे हैं, डिसीव करना चाह रहे हैं, क्या किसी तथ्य को छिपाना चाह रहे हैं, यदि है तो वहां पर फ्रॉडुलेंटली हो जाएगा। तो फ्रॉडुलेंटली के अंतर्गत इंटेंशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है ये आशय। और इंटेंशन क्या है आपका, डिफ्रॉड करने का। और डिफ्रॉड कैसे कर सकते हैं आप, हो सकता है डिसेप्शन से कर सकते हैं, हो सकता है किसी आवश्यक चीज को कंसीलमेंट से कर सकते हैं। तो दिस इज फ्रॉडुलेंटली। और 26 में है बिलीव। तो आई थिंक ये आपको सेक्शन कुछ समझ में आ गए होंगे, कुछ याद हो गए होंगे। एक दो बार आप इस वीडियो को देखिएगा, ऑब्जेक्टिव लगा लीजिएगा, पर सेक्शन जरूर याद होनी चाहिए, क्योंकि एपीओ में निश्चित रूप से जब हम सेक्शन 1 से लेकर 52 तक पढ़ेंगे सब लोगों को याद होते हैं, जो सेलेक्ट होते हैं उनको सब लोगों को याद होते हैं। तो आपको भी याद करिएगा। कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से कॉल कर सकते हैं, हमारे माध्यम से जुड़ सकते हैं, आपकी और क्वेरी को हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।